आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। सुबह से बात कर रहे हैं कि 4G का मसला, उसका रेस्टोरेशन और बहानेबाजियां जो अब आज तक सरकार कर रही है लोगों के मसले। यही मेरे साथ बात करें वहाँ पे जिस तरह से एक महिला के बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो। रक्षी चौधरी जवान रक्षी चौधरी, हमें क्या चाहिए? भारत माता की जय। चलो पीछे हिम्मत नहीं बोलने की, इस टाइम सिचुएशन नहीं है बात पूछने की, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं थोड़े से। सुबह से बात कर रहे हैं। जवान शहीद हाँ, बोलो, आप बोलो। हम कुछ पूछना चाहेंगे। क्या बताएंगे सर, शेर बेटा था, ऐसा काम कर नहीं सकता था, मगर गलत हुआ। इसीलिए इंसाफ के लिए ये लड़ाई लड़ी। क्या इंसाफ चाहते हो? क्या इंसाफ चाहते हो आप? यही इंसाफ की, जैसे उन्होंने बेअदबी से भेजा है, एक तो प्राइवेट गाड़ी में मर्डर किया है, उससे पूछो क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम कब छुट्टी में आई आए मेरा बच्चा 28 को गया, 28 को 28 मई को छुट्टी गया अभी। आए लॉकडाउन के ट्रेनिंग का जी हाँ जी, क्या ऐसा हुआ? क्या किस तरीके से प्रोटेस्ट भी है? क्या आपकी बात के भी है? क्या कहना है? ये हमारा अक्षत चौधरी जो आर्मी में था लड़का, और उसकी अभी ट्रेनिंग खत्म हुई पिछले 2 महीने पहले। वो वहाँ उड़ी में तैनात था। वहाँ पे उसकी जो की गोली लगने से मृत्यु हो गई। और परसों उसका जो था, ये उसके साथ वाक़या हुआ, और उसका जो डेड बॉडी थी वो एक प्राइवेट गाड़ी में भेजी गई, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है आर्मी के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि जो बच्चा देश रक्षा के लिए घर से उसके माता पिता ने भेजा और बच्चा वॉलंटियर नहीं किया, वो उसके साथ जब ऐसा होगा तो कौन सा जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को आर्मी में भेजें? तो मैं कहता हूँ कि जो बहुत गलत हुआ है। हम यही 2 डिमांड उसके परिवार की भी थी, सब रिश्तेदारों की भी थी, और हम सब की, कि कम से कम उसको आर्मी का सम्मान दिया जाए, उसको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए आर्मी की तरफ से। दूसरा, उसकी दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए और उसका पता चले, ताकि उसका जो ये हादसा हुआ है कैसे हुआ, सच जो है वो सामने आए। इन्हीं बातों को लेकर के आज जो डेड बॉडी थी यहाँ पे रखी गई, कि जिस तरह से आर्मी ने ये एक शर्मनाक बात की कि उसकी डेड बॉडी एक प्राइवेट व्हीकल में भेजी, तो एक बहुत ही दुख की बात रही परिवार के लिए। और इन बातों को लेकर के हम इधर सतवारी में खड़े थे, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आई, एडिशनल डीसी साहब आए और ब्रिगेडियर साहब आए। उन दोनों ने जो जिम्मेदारी ली, एक तो जो है इसकी वो दोबारा इसकी बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में ले गए हैं और उसका दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी, और ब्रिगेडियर साहब ने माना है कि हम गार्ड ऑफ ऑनर उसको देंगे संस्कार के टाइम। ये बात अभी हुई है। तो कहाँ का रहने वाला था ये संजय नगर में रहता था लड़का। आप ही की बाड़ में? हाँ, मेरी बाड़ में रहते थे और मेरे मोहल्ले में, मेरे बिल्कुल साथ डिजाइनिंग गली में थे। वहाँ के बहुत अच्छा लड़का था। इसने आर्मी में जाने के लिए बहुत मेहनत की। सुबह उठ के 5 बजे ये दौड़ लगाता था, अपने शरीर को फिट करता था, फिर जाकर के इसने पहले का ठान लिया था कि मैंने आर्मी में नौकरी करनी है। और ये कहाँ सुसाइड करने वाला लड़का नहीं था जो आज तक कहा जा रहा है। ये बहुत अच्छा लड़का था। ठीक। दो तीन चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो कंट्रोल रूम सेटअप करने के बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर एक कड़ी नज़र रखी जा रही है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले यहाँ पर बफर स्टॉक नहीं था
अब यहाँ पर बफर स्टॉक आज सवेरे कोई 600 सिलेंडर का बफर स्टॉक और आज 400 सिलेंडर और आ रहे हैं JKMSCL की तरफ से। तो ऑक्सीजन को जो डिप होती थी यहाँ शिफ्ट करने से मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन प्लांट पर, वो ख़त्म हो गया पिछले एक हफ्ते से लगभग। तो वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स जो थी वो नहीं आ रही। हमारे कंट्रोल रूम में भी जो शिकायतें पेशेंट्स करते हैं, जो ग्रीवेंसेस आती हैं, या जो हम कॉल करते हैं पेशेंट्स को, किसी भी तरह से कोई एक शिकायत नहीं आ रही है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस मैटर को रिजॉल्व किया गया है। साथ ही साथ वो भी काम शुरू किया गया, उसका प्रक्रिया शुरू की गई है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक यहाँ पर लगाया जाए। तो वो भी हमारी उम्मीद है कि 31 अक्टूबर तक वो लग जाएगा, तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो है यहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं, सारे के सारे चल रहे हैं, फंक्शनल हैं, लेकिन ऑक्सीजन कम होने की वजह से कुछ वेंटिलेटर्स में दिक्कत आ रही है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव हो गई है तो अब वेंटिलेटर्स भी फंक्शनल हो गए। तो कल एक दिक्कत आई थी इसमें इमरजेंसी में कोई वेंटिलेटर कहते हैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, एक पेशेंट की कोई जो वीडियो वायरल हुआ था, वो भी हमने चेक किया कि जो वेंटिलेटर्स वहाँ पर हैं वो चल रहे हैं, फंक्शनल है, उनको फंक्शनल किया गया है। और तीसरा एक और चीज़ जो था कि बीच में कंप्लेंट्स आती थी कि सीनियर डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखने के लिए नहीं आते, उस मैटर को भी रिजॉल्व किया गया है। अभी सीनियर डॉक्टर्स प्रिंसिपल साहब खुद जाते हैं वार्ड में, एक्चुअली मेडिसिन गए, बाकी सीनियर डॉक्टर्स भी एनेस्थीसिया के, चेस्ट डिजीज़ के जो डॉक्टर्स हैं वो वार्ड्स में जाते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं। तो और हमारी कोशिश यही है कि जो डेथ्स हैं, डेथ्स कम से कम, ये स्टेबलाइज होने में कश्मीर में भी टाइम लगा था। जब कश्मीर में डेथ्स का सिलसिला शुरू हुआ था तो वहाँ पर भी काफ़ी डेथ्स होती थी, लेकिन वो कम हो गई। हमारी उम्मीद है कि ऐसा ही यहाँ पर भी डेथ्स सब कम हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई अब रेगुलराइज हो गया है, वेंटिलेटर्स चल पड़े हैं और डॉक्टर्स अंदर जा रहे हैं, मेडिकेशन टाइम पर मिल रहा है, तो डेथ्स यहाँ भी कम होंगी। लेकिन मेरी एक ही अपील है लोगों से कि जब भी कोई सिम्टम्स हों कोविड के, जो आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में हैं, वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। ये ना सोचें कि देरी नहीं करें, देरी करने से खराबी हो जाती है, उनके परिवारजनों की भी खराबी हो जाती है और उनकी अपनी खराबी भी हो जाती है। फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, GMC जम्मू में भी अवेलेबल है, जो हमारे बाकी हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जो भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो हम देने को तैयार हैं। सर, जैसे आपने कहा कि वेंटिलेटर का कल वीडियो वायरल, क्या आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपको नहीं लगता है कोई अंदर से कोई इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? मैं उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं, थ्योरी में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा काम है काम करना, कि अगर कहीं कोई शिकायत आई है तो उस शिकायत को कैसे दुरुस्त किया जाए। हो सकता है हमारी तरफ से भी कमियाँ हों, कोताहियाँ हों, उनको भी हम दूर करना चाहते हैं। हमारे सिस्टम भी जो है परफेक्ट नहीं होता है कभी कोई सिस्टम, लेकिन हम हमारी जो भी कमी हो, कमी पेशी हो, उसको हम दुरुस्त करना चाहते हैं। ठीक है। यही मेरे साथ वहाँ पे जिस तरह से एक महिला के देखिए, जो सिलसिलेवार तरीके से रेप और मर्डर की जो घटनाएं हो रही हैं, ये चिंता का विषय है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। एक सोचने वाली बात है कि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े नारे वो हमें दिए गए थे कि हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो महिलाएं सुरक्षित होंगी, लेकिन आपने खुद ही देख लिया कि अभी जो सिलसिलेवार तरीके से जो रेप और मर्डर हुआ है, ये एक सवालिया निशान है। उनके ऊपर भी जो कहते थे कि नारे देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर क्या उन्होंने इस नारे के साथ इंसाफ किया? और अभी जो हाथरस की जो घटना हुई है, लड़की के शव को रात के अंधेरे में जलाया गया और परिवार को इसके बारे में कोई पता ही नहीं था कि लड़की के साथ क्या हुआ है। और परिवार वाले अभी भी कह रहे हैं कि वो शव पता नहीं किसका जलाया, हमें हमारा शव दीजिए, जो लड़की का शव है वो दीजिए। और जो पुलिस की मिली भगत है, जो दोषी है उनको छुपाया जा रहा है, और जो परिवार के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है और हम ये चाहते हैं कि सरकार को जो दोषी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए ताकि फांसी की सजा हो और लड़की को इंसाफ मिल सके। ठीक ठाक।
से रह के निकाल आएंगे। आगे पेरेंट्स को आगे नहीं दे रहे हैं कि उनको वहाँ कह रहे हैं कि इनका अगर वो पहले दिन नेगेटिव होता है तो दूसरे दिन वो आप हमारा बताया कि आगे क्या हो रहा है, निकाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वजह से वहाँ पर हमें वही बात है। एक्चुअली मैम मेरे पास आप देख लीजिए, मेरे पास टेस्ट भी किया है उन्होंने। मैं इतना ही बता रही हूँ कि वहाँ पर और वहाँ पर डॉक्टर कितने अच्छे होने चाहिए। मैम यहाँ पर गांजियाँ हो रही है जेएमसी में, तो ये हम सब देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। चलो जी चलो, तकलीफ है कि हम शाहजलाल के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं। स्पष्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा आज जो हंगर स्ट्राइक का ये दूसरा दिन है। ये हंगर स्ट्राइक जो है ये दूसरे दिन में नहीं बल्कि आगे भी चलेगी। हो सकता है हमें इसका रूप थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा, लिहाजा हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, मनोज सिन्हा साहब से, कि जल्दी हमारे जो मसाइल है इनको हल कर दो। नंबर 1। नंबर 2, हमने सिर्फ 2 मुद्दे रखे हैं जो हमारे खास मुद्दा आज इस प्रोटेस्ट का है। इस हंगर स्ट्राइक के 2 मुद्दे खास हमने रखे हैं। एक, कश्मीरी पंडितों के घरों में एटलीस्ट एक नौकरी, एक राशन कार्ड दे दो। जो घर 60 सालों से आज तक महरूम रहा गवर्नमेंट की नौकरी से, हम ये कहते हैं सिन्हा साहब को, इंसाफ करो उन घरों के साथ जिस घर में एक चिराग भी नहीं जल रहा है। कम से कम एक घर में एक राशन कार्ड को एक नौकरी दे दो। दूसरी बात, जहाँ तक रिलीफ का सवाल है, गलतफहमियां हैं लोगों में। हम ये कहते हैं कि एक बंदे को एक दिन का रिलीफ 108 रुपया मिलता है पर डे। एक दिन में एक इंसान को जो रिलीफ होल्डर है उसको 108 रुपया एक दिन का मिलता है। आप मुझे बता दो, इस महंगाई में, इस दौर में जब बीमारियां ज़्यादा है, इस दौर में 108 पर वो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए हम सिन्हा साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहता है कि फ़ौरन से फ़ौरन इन मसाइलों का हल करो। हमारे मसाइल एक नहीं है, लेकिन बर्निंग पॉइंट हमारे पास 2 है। एक, लीव को हमारा बढ़ा दो, और दूसरे हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको एटलीस्ट एक घर में एक नौकरी दे दो। कि 4G का मसला, उसका रेस्टोरेशन और बहानेबाजियां जो अभी आज तक सरकार कर रही है लोगों के मसले। हरमोहिंदर सिंह, प्रेसिडेंट डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस डिस्पेंसेशन जो हमारी यूटी में चल रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर की कयादत में, हम इनसे कहना चाहते हैं कि जो मुद्दे लोगों के यहाँ हैं, जिसमें कि 4G का रेस्टोरेशन और जिसकी वजह से यहाँ लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों की एजुकेशन इफेक्टेड हो रही है, लोगों के कारोबार इफेक्टेड हो रहे हैं, और माध्यम को रोक कर रखा है टेलीकम्युनिकेशन का, जो कि इस वक्त बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए। और दूसरा, हेल्थ सेक्टर जो बिल्कुल चरमरा गया है हमारी यूटी में, उसका भी वो संज्ञान लें कि लोगों को इस महामारी के दौरान जो परेशानियां हो रही हैं उसका श्रेय पिछले मंत्रियों को जा रहा है, जो कि 5 मंत्री हमारे जम्मू से रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर। उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि लोगों के उत्थान के लिए, और कोई भी अस्पताल अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में नहीं बनाया, वो दूसरे कामों में उलझे रहे। और तीसरा मसला जो है इस वक्त पानी का है, जो इस वक्त स्ट्राइक चल रही है, लो पेड एम्प्लॉइज जो पीएचई के साथ वाबस्ता हैं, वह 9 दिन से स्ट्राइक पर हैं, और लोगों को पानी की समस्या बहुत बनी हुई है। लोग परेशान हैं, लोगों को पानी घरों में नहीं मिल रहा है। और जो यहाँ की एडवाइजर्स हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के, वह उनसे कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। ये बातें जो हम इस मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं
वे जल्दी से जल्दी इसको रेड्रेस करें और लोगों की ये समस्याएं हल करें। जी मैम बताएं जो कैंप वगैरह लगा हुआ है। मैं वार्ड नंबर 47 की कारपोरेटर। आज हमने अपने वार्ड नंबर 47 में आज हमारा 7th डे है कि जो हमने ये डोमिसाइल का कैंप लगाया था। पहले हमने हमारे वार्ड नंबर 47 प्रेस मोड़ उधर 2 दिन लगाया था। उसके बाद फिर मेट्रो स्टैंड जो महाकाली के मंदिर में 4 दिन उधर लगाए हमने। और आज हमारा 7वां दिन है जो हम इधर बोरिया बस्ती कम्युनिटी हॉल में आज हमने इधर लगाया, क्योंकि मेरे वार्ड के लोग इधर भी रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इन लोगों के लिए हम इधर कैंप लगा देंगे ताकि इनको दूर ना जा सके। हमारे जितने भी गरीब लोग हैं जिनके डोमिसाइल ना बने हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी आइए अपने आपके घर के पास। सामने हमारे जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के पीतम्बर जी, तो वो खुद इनके फॉर्म भरे, उसके बाद वो तहसीलदार के पास जाएंगे, इनके साइन करके वो घर तक मिल जाएंगे। तो हम सबका एक ही नारा है कि प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे लिए वार्ड के सभी लोग एक समान है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी कोई भी प्रधानमंत्री की स्कीम आए, इनके घरों तक हम खुद पहुंचे और इन लोगों के लिए हम विकास कार्य पूरे करें।